अक्सर कहा जाता है कि भारत में दो देश बसते हैं, एक अति अमीर भारत और एक अति गरीब भारत। इन दो भारतों के बीच की बढ़ती खाई के बारे में भी तमाम बातें कही जाती है, लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि भारत में दो नहीं बल्कि तीन देश बसते हैं। द इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 नाम से छपी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत को इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 ऐसे तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, जहां पर पहला हिस्सा यानी इंडिया 1 मैक्सिको होगा, इंडिया 2 इंडोनेशिया होगा, वहीं इंडिया 3 सब सहारन अफ्रीका होगा। यानी एक देश में इतनी असमानता है कि इनमें तीन अलग अलग प्रकार के देश बस सकते हैं। ये रिपोर्ट फिर एक बार उस कटु सत्य को हमारे सामने रखती है, वो ये कि भारत में आर्थिक असमानता पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इस रिपोर्ट में भारत की गिरती आर्थिक स्थिति पर कई ज़रूरी बातें कही है। उन ज़रूरी बातों में एक बात ये कि भारत सरकार चुनावी साल में बहुत पैसा खर्च करती है, वही चुनाव के अगले ही साल सरकारी खर्च में भारी गिरावट देखने मिलती है। इससे देश की बढ़ती जीडीपी पर लगाम लग जाती है, ऐसा इस रिपोर्ट में पाया गया। ब्लूम वेंचर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भारत की आर्थिक असमानता को समझने के लिए एक अच्छी सामग्री मालूम पड़ती है। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट के कुछ ज़रूरी अंश आपके सामने ले आऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पहले समझते हैं कि ये तीन भारत क्या है। इंडिया 1 अमीरों का भारत। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 1 देश की कुल आबादी का केवल 10% हिस्सा है, लेकिन यही तबका देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। ये तबका वो है जिसे हम उपभोक्ता वर्ग कहते हैं। देश की 2/3 वैकल्पिक खपत यानी लग्जरी आइटम्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और विदेशी ब्रांड्स की बिक्री इसी वर्ग के जरिए होती है। रिपोर्ट कहती है कि ये वर्ग चौड़ा नहीं हो रहा बल्कि और गहरा हो रहा है। यानी अमीरों की संख्या नहीं बढ़ रही बल्कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है। कोविड के बाद घरेलू हवाई यात्रा के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। यानी जो लोग पहले हवाई यात्रा कर सकते थे वही अब भी कर पा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर लग्जरी, रियल इस्टेट और महंगे ब्रांड्स की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है। ये तबका वही है जिसे वैश्वीकरण, स्टार्टअप बूम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। अगर इंडिया 1 को अलग देश मान लिया जाए तो ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश होगा और प्रति व्यक्ति आय के मामले में 63वें स्थान पर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया 2 यानी संघर्षशील मध्यम वर्ग। ये तबका लगभग 30 करोड़ लोगों का है। रिपोर्ट में इससे इंडोनेशिया के बराबर रखा गया है। इस तबके के प्रति व्यक्ति आय करीब $3000 है। यह तबका छोटे दुकानदारों, सैलरीड कर्मचारियों और स्किल्ड कामगारों का है। लेकिन यह तबका एक ऐसी सीढ़ी पर खड़ा है जो ऊपर नहीं जा रहा बल्कि कहीं अटक गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में घरेलू बचत दर घटकर 30% रह गई है, जबकि चीन में ये 44% है। वित्तीय बचत दर भी 2000 में 10% थी, जो अब घटकर 5% रह गई है। यानी लोग अब बचत करने के बजाय कर्ज लेकर अपना खर्च चला रहे हैं। छोटे छोटे लोन लेने वाले ऐप्स की भरमार हो चुकी है, जिससे खास तौर पर युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। भारत का श्रम बाजार भी इस तबके के लिए कोई राहत नहीं दे रहा। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत अपने मानव संसाधन पर पर्याप्त निवेश नहीं कर रहा। जीडीपी का केवल 2.7% शिक्षा पर खर्च होता है, जो दुनिया के कई देशों से कम है। ओईसीडी देशों का औसत शिक्षा पर खर्च जीडीपी का 5% है और ब्राज़ील जैसे विकासशील देश भी 6% खर्च करते हैं। अब अगले तबके की बात करते हैं। इंडिया 3 भूले बिसरे लोग। इंडिया 3 यानी भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोग जो हाशिए पर है। दिहाड़ी मजदूर, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार, किसान, ये भारत के वो लोग हैं जिनके पास खाने के बाद कुछ बचाने की तो बात ही छोड़िए, खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते हैं। ये वर्ग है जो कोरोना महामारी में पैदल अपने गांव लौटा दिखा। यही वर्ग है जो हर बार किसी धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में बड़ी संख्या में मारा भी जाता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत की तकनीक आधारित सफलता की कहानियां इस तबके को लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। ये तबका ना तो किसी के लिए मुनाफा कमा सकता है और ना ही कोई बड़ी खरीदारी करने वाला ग्राहक। इसीलिए ये बिजनेस की कहानियों में जगह नहीं पाता। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसे तकनीकी बदलाव सेवा क्षेत्र में नौकरियों को कम कर देंगे, जिससे इंडिया 2 के संघर्षशील मध्यम वर्ग मिडिल क्लास को और भी गहरी आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश
बढ़ना बेहद ज़रूरी है, ऐसा इस रिपोर्ट में पाया गया, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देती रही तो इससे करोड़ों लोगों को रोज़गार से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे सामाजिक तनाव और बढ़ेगा। अगले मुद्दे पर आते हैं, कृषि और छुपा हुआ बेरोजगारी संकट। रिपोर्ट बताती है कि भारत के कृषि क्षेत्र में भारी मात्रा में छुपी हुई बेरोजगारी है। इन्होंने इसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया है। इसका मतलब है कि ऐसा रोजगार जहां लोग काम पर तो है लेकिन उनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। भारत की आधी आबादी कृषि क्षेत्र में है, लेकिन ये केवल 16% है जीडीपी के पूरे योगदान के। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे काम में लगे हैं जहां उनके रहने या ना रहने से उत्पादन पर खास फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर एक पारिवारिक खेत की कल्पना करें जहां 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फसल उत्पादन के समान स्तर को बनाने रखने के लिए वास्तव में केवल 5 लोगों की आवश्यकता है। अतिरिक्त 5 लोग छिपी हुई बेरोजगारी में लगे हुए हैं। उनके पास काम है लेकिन उनका श्रम प्रोडक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। अगर भारत जल्द ही अपने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण नहीं देता और नए रोजगार नहीं पैदा करता तो आने वाले समय में ये पूरी पीढ़ी कम सैलरी वाले क्विक कॉमर्स जैसे गिग इकोनॉमी के कामों में फंस जाएगी। ये रिपोर्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर भारत की आर्थिक असमानता को नहीं रोका गया तो इससे न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक संकट भी पैदा हो सकता है। देश का विकास तभी असली मायने में होगा जब ये तीनों भारत साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें इंडिया 1 के लोग अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया 2 के लोग संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया 3 के लोग भुला दिए गए। अगर सरकार और नीति निर्माता चाहते हैं कि भारत की आर्थिक कहानी को सच में सफलता की कहानी बनाया जाए तो उन्हें इन 3 भारतों की असमानता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, वरना भारत की चमकती जीडीपी के पीछे छुपी ये गहरी खाई और चौड़ी होती जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।